नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। और जैसा कि हम लोग करेंट का क्लास चल रहा था हमारा, और उस करेंट के जो क्लास में हम लोगों ने लास्ट जो क्लास था हमारा, उसमें हमने आपको मार्च के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात किया था। और मार्च में हमने 3 पार्ट देखे थे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने वहाँ पे, अगर आप मार्च का करंट अफेयर्स का जो वीडियो आप लोगों ने देखा है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में हमने PDF का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही अप्रैल का आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की बात करें, तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ 2020 का होगा। और इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो भी इसके पार्ट होंगे, लगभग 3 पार्ट में हम इस वीडियो को, मतलब इस मंथ के करंट को कवर करेंगे। तो जो 3rd पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन में हम इसका PDF आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो टोटल किस पे बात करेंगे, तो अप्रैल मंथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हम करेंगे। देखिए, प्रश्न तो बहुत हैं और कुछ लोगों के ये मायने में समझ में नहीं आता कि सर क्वेश्चन तो करंट में किस हिसाब से बनता है। तो देखिए, अभी आप मेरे साथ ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, पैटर्न जो क्वेश्चन का है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से दिया जा रहा है। मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, या तो प्रीवियस पेपर में जिस प्रकार से करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन तैयार किया गया, ठीक है। तो चलिए, विलंब ज़्यादा न करते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो स्लाइड पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, लिखा है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये आप अच्छा तरीके से जानते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल लिखा है, 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व विरासत दिवस। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि पृथ्वी को हमको क्या करना, संरक्षित करना। पृथ्वी को एक तरीके से देखा जाए तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे क्या करना, उसके क्लाइमेट चेंज से होने से जो परिवर्तन पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है उसको क्या करना, सुरक्षित करना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, उसके लिए नीति बनाना, ऐसा इसका उद्देश्य है, ठीक है। और आप जानते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी, अगर आप याद रखें तो पेपर में पूछा जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी आप याद रखिएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस भी 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा याद रखिएगा। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और अगर इसके थीम की बात करें, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखिएगा, जल अगर बात करें तो कहीं न कहीं वाटर चैलेंज, इसको लिख सकते हैं आप लोग, वाटर चैलेंज, ठीक। अब देखिए, यहां से ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस पायदान पर है। हम आपको बता दें, हाल ही में जो जारी हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया भी था। देखिए, कई बार से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि ये रैंकिंग से बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है। तो अगर स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग देखें तो 2020 में, ध्यान रखिएगा, 2020 में भारत इस समय 142वें नंबर पर है, 142वें नंबर पर है। और यही 2019 में भारत था 140वें नंबर पे। तो अगर आपसे पूछे इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो भारत 180 देशों की जो सूची जारी की गई थी, उस सूची में भारत वर्तमान 2020 में 142वें नंबर पर है। जबकि पिछले साल जो इस सूची में आया था उसमें भारत 140वें नंबर पे था। और इस सूची में जो पहले स्थान पर है वो कौन सा देश है? नॉर्वे।
तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे। दूसरे आपका एक 2000, अगर भारत की बात करें तो भारत 142वें नंबर पे, 2019 में 140वें नंबर पे था, जो 2 पायदान गिरकर 142वें नंबर पे पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि थीम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि थीम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार पेपर में आता है, हर तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। थीम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप किसी भी तरीके से याद जरूर करिएगा, क्योंकि अगर दिवस नहीं दिया तो थीम पूछ ही लेता है, ठीक है। चलिए अब लिखा है, इसमें जो सही उत्तर है इसका है जर्नलिज्म विदाउट फेयर ऑफ फेवर, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए सही है। मतलब 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फेयर ऑफ फेवर, ये इसका थीम रहा है इस वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा माउंट मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? ये आपका प्रश्न है। देखिए मैटरहॉर्न पर्वत क्यों चर्चा में रहा था, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये पर्वत आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से या समाचार के माध्यम से या किसी तरीके से भी इसकी चर्चा कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि भारत ने जो कोरोना को लेकर इतनी जागरूकता दिखाया था कुछ समय पहले। भारत ने, आपको पता है कि मैंने पीछे भी बताया था आपको कहीं ना कहीं, कि भारत ने जो आपको हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा थी वो एक्चुअल में मलेरिया की दवा थी, लेकिन विश्व भर में बहुत सारे देशों को उसने क्या किया, उपलब्ध करवाया। तो इसकी उपलब्धियों को ध्यान में रखकर जो ये मैटरहॉर्न पर्वत है, एक्चुअल में ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है और स्विट्जरलैंड में ये पर्वत स्थित है और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पर तिरंगा को ही दर्शाया गया था पूरे पर्वत पर, हमारे भारतीय तिरंगा को इस पर्वत पे दर्शाया गया था। तो ये थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है, तो आपके मन में प्रश्न बनेगा कि ये कौन सी पर्वत पूछ लिया, तो ये उससे क्वेश्चन रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्योंकि वहाँ पर इस तिरंगे को पूरा ढक दिया गया था, भारतीय तिरंगे से इस पर्वत को ढका गया था और उसका चित्र भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न आपका। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किस देश को मेजबानी सौंपी है? तो ध्यान रखिएगा 2021 की जो मेजबानी को रद्द किया गया है, भारत 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ का एक्चुअल में मुक्केबाजी का क्या करने वाला था, मेजबान करने वाला था, मेजबानी करने वाला था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया और इसको रद्द करके इस सर्बिया को सौंपा गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस सर्बिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्बिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, सरकार ने एफडीआई नीति की समीक्षा कर कई देशों के लिए नए निर्देश जारी किए, इन देशों में शामिल नहीं है। पहले हम आपको बता दें कि ये एफडीआई जो होता है उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो क्या है? देखिए अभी हाल ही में भारत को ये लगा कि जो भारत की जो कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश हैं, उन देशों ने क्या किया है कि कहीं ना कहीं भारत में ही जाकर निवेश को बढ़ावा दिया, मतलब दूसरे में शेयर लेना। तो सरकार की ये सोच बनी कि जैसे अभी पीपुल्स चाइना जो कार्य एक बैंक है, उसने क्या किया, भारत के एक्चुअल में एचडीएफसी बैंक में उसने क्या किया, शेयर खरीद लिया। तो शेयर खरीदना की जिम्मेदारी होगी या जो शेयर खरीदा जाएगा उसमें यह बात किया गया है कि सरकार ने कहा कि यदि कोई भारत का पड़ोसी देश होता है जिसकी सीमा भारत को साझा करती है, वो अगर किसी प्रकार का शेयर खरीदता है या किसी प्रकार का भारत में निवेश करना चाहता है तो उसको बिना भारत सरकार के अनुमति से ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया, ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखकर, क्योंकि पीपुल्स चाइना जो आपका बैंक है,
तो वो बैंक ने भारत में HDFC में शेयर खरीदा। इसको ध्यान में रखकर भारत सरकार ने फैसला लिया कि जितने भी पड़ोसी देश हैं, अर्थात जो भारत की सीमा को साझा करते हैं, उन सभी देश में अगर वो भारत में निवेश करते हैं या तो भारत में कोई भी शेयर लेना चाहते हैं तो भारत सरकार के बिना अनुमति से उस शेयर को नहीं ले सकते। अब आएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, जैसे देखिए भारत में अगर पड़ोसी देशों की हम बात करें तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सभी ऐसे देश। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर हम श्रीलंका की बात कर लें, मालदीव की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, तो वो हमारे सीमा से साझा नहीं करते हैं क्योंकि वो जलीय सीमा क्षेत्र में आते हैं, तो इसलिए उनका नाम नहीं है। तो यहाँ जो स्थलीय सीमा से लगने वाले एक्चुअल में जो देश हैं, उनके लिए सरकार ने अपने FDI में क्या किया, अपने FDI नीति में क्या किया, थोड़ा परिवर्तन किया। तो परिवर्तन करने का मतलब यह है कि इन देशों की अगर कोई भी कंपनी होती है, वह भारत में अगर निवेश करना चाहती है या वो भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी शेयर लेना चाहती है, तो बिना भारत सरकार की अनुमति से वो ऐसा कर नहीं सकती है। इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं चाइना भी लगता है, भूटान भी लगता है, नेपाल भी लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर चुना है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, PV सिंधु। जैसा आप जानते हैं कि पद्म पुरस्कार भी उन्हें 2020 में सम्मानित किया गया है, ये भी आपको मैंने पद्म पुरस्कार में भी बताया था। तो PV सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उन्हीं को IM बैडमिंटन अभियान का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आपके रेलवे जैसे पेपर में ब्रांड एम्बेसडर बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको सचेत कर देना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PV सिंधु, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि 24 अप्रैल 1993 को संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। मैं आपको बता दूं, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, ये आप जानते ही हैं। और यह संशोधन जो हुआ था उसमें आपको पता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली संस्थाओं को लाया गया था। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। कितनी स्तरीय है, त्रिस्तरीय, जिसमें एक तो ग्राम स्तर है, आप जानते हैं, एक आपका ब्लॉक स्तर या इसको हम पंचायत समिति कहते हैं, पंचायत समिति, और तीसरी है आपका जिला परिषद। ये 3 स्तर पर देश में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें भारतीय संविधान में एक अलग अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। और अगर हम भाग या अध्याय की बात करें तो ये भाग 9 जोड़ा गया था। ये आपके टेट 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन दे सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, तो भाग 9 में है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। और इन संस्थाओं को कार्य करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया। और इसे सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया था, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, पंचायती राज व्यवस्थाओं से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जे से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है पंचायती राज दिवस। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज जो दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये थोड़ा याद रखिएगा। अभी पिछले साल से स्टार्ट किया गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है। स्वावलंबी योजना, उजाला योजना, परिवर्तन योजना या स्वामित्व योजना। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का मतलब ये है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से उनकी संपत्ति का क्या करना, ब्यौरा तैयार करना, उनकी संपत्ति को उनको देना,
मतलब किसी भी प्रकार के आपस में झगड़े का निपटारा करना, कोई झगड़ा ना होने पाए, जिसकी जो संपत्ति उसका क्या करना, निगरानी करने से संबंधित है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से क्या किया जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी, उनकी संपत्ति का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, स्वामित्व योजना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होगा तो आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वही है, देखिए स्वामित्व योजना का संबंध है गांव की हर संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कर भ्रम और झगड़े की स्थिति को क्या करना, खत्म करना। इसका यही उत्तर आपका सही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। स्वामित्व योजना मैंने अभी पीछे बताया क्या है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है, तो गांव की हर संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग करके भ्रम और झगड़े की, जो भ्रम और बीच में आपस में जो झगड़े की स्थिति होती है उसको क्या करना, खत्म करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम केमिकल की बात करें तो ये आपको पता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसका सूत्र आप जानते हैं कि NaClO, जिसमें सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम ऑक्सीजन से मिलकर ये होता है। इसका छिड़काव ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ओजोन परत के सबसे बड़े छिद्र के भर जाने की पुष्टि की। यह ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित है, आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे, जीएस प्रश्न पत्र में भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए ओजोन परत जो होती है, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा अर्थ हो गया, यहाँ से आप जानते हैं पहला कि क्षोभ मंडल है, इसके बाद आप पढ़ते हैं समताप मंडल, फिर ये आपका है मध्य मंडल, फिर ये आपका है आयन मंडल। ठीक है, अब भूगोल में भी पढ़े होंगे। तो जो समताप मंडल होता है, अगर ये देखिए 18 किलोमीटर लगभग पाया जाता है क्षोभ मंडल, इससे या 50 किलोमीटर होता है आपका कौन सा, समताप मंडल। समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में क्या है, ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर जो बनी होती है वो ओजोन गैस से बनी होती है। यहाँ पर ओजोन गैस अर्थात O3 की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ से जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करते हैं, ये इसको क्या करता है, कहीं ना कहीं इसका होल करता है, उसके O3 को कन्वर्ट कर देता है O2 में, जिससे यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम होती है और सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आने लगती है। ये एक्चुअल में ओजोन होल का सिद्धांत। लेकिन इसके भर जाने की बात की गई है, तो ये पूछा जा रहा है कि किस मंडल में स्थित है। तो अभी मैंने बताया कि ये आपका क्षोभ मंडल है, 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, तो इसके बीच में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल। समझ में आ गया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। ये है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है क्योंकि। अब इसका क्वेश्चन आपको समझना यह है कि देखिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक्चुअल में एक केंद्र शासित प्रदेश बना। क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। लेकिन इसको 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन यह एक्चुअल में अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश पहली बार बनाया गया था, और ये किससे अलग होकर बना था, तो पंजाब से। एक्चुअल में पंजाब से अलग होकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, लिखा इसी दिन पंजाब अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब मिला था, तो 1971 में मिला था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको थोड़ा आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस मोबाइल लेके बैठे हो देख रहे हो, कुछ मतलब नहीं बन रहा है, आप ऐसे ही रोबोट बन गए हो कि नहीं हम जो भी देख रहे हो सब माइंड में सेटअप हो जाएगा। देखिए अभी आपको लग रहा है कि याद हो जाएगा, लेकिन बाद में भूल सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले भी वीडियो में आपको करा चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है वो आपको ध्यान रखना है कि 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो वो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जो थीम है इस वर्ष इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर, ये इसकी थीम रही है इस वर्ष 2020 में। ध्यान रखिएगा, बौद्धिक संपदा का मतलब जिससे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क इससे संबंधित है। ठीक है, वो जो कि मैं आपको जीएस में भी पढ़ाया हूँ, वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि उस पर मैं टाइम ज़्यादा लेना नहीं चाहता। तो वो आपको मनाया जाता है 26 अप्रैल को, और इस बार की इसकी थीम है इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपका इसका थीम भी आपको याद कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये 2020 की थीम है, इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस, तो हम बात करें सिविल सर्विस डे जो मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, और सिविल सर्विस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और आपको मैं बता दूं, सिविल सर्विस का जो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। ये थोड़ा आपको याद रखना है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, या तो नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो 2006 से, ये भी याद रखिएगा। 2006 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया दिवस की अगर हम बात करें तो देखिए, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ये आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत ने 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, अर्थात भारत सरकार के द्वारा 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम पूछी जा रही, तो ध्यान रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ये याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं कि थीम आपको याद रखना है। ठीक है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ये इसका थीम है। किसका, विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम। तो विश्व मलेरिया दिवस 2020 की अगर थीम पूछे तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। और कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत को करने का लक्ष्य रखा, अर्थात भारत सरकार के द्वारा 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझनिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हाल ही के दिनों में प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में रही, इसके संदर्भ में सही कथन है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में रही, इसके संदर्भ में सही कथन है। तो देखिए, पहले इसके बारे में हम कुछ कंटेंट को समझ लेते हैं। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप रक्त को थोड़ा जानते होंगे, जिसकी बात करें हम लोग ब्लड की, ठीक, अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में 4 चीज़ें होती हैं। एक आप जानते हैं कि आरबीसी होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, और एक होता है प्लाज्मा। लेकिन पूरे ब्लड का आपको पता है कि 55% क्या होता है, प्लाज्मा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है, ये बॉडी में जो प्लाज्मा होता है, इसका काम क्या होता है, तो ये जैसे हमारे बॉडी में एक्चुअल में अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमला करता है तो ये हमारे बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज का क्या करता है, निर्माण करता है, उससे बचाव करने के उद्देश्य से। इसमें प्लाज्मा थेरेपी ये बोलता है कि एक्चुअल में एक संक्रमित कोरोना से व्यक्ति है, एक असंक्रमित कोरोना से व्यक्ति है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और एक व्यक्ति कोरोना से असंक्रमित है, ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो कोरोना से असंक्रमित है वो पहले संक्रमित था, फिर बाद में ठीक हो गया, तो उसके बॉडी से एंटीबॉडी निकाल कर वो जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है उसके बॉडी में डालना, यही है आपका प्लाज्मा थेरेपी। समझ में आया? मतलब जैसे हमने बताया आपको कि प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति
पहले वो क्या था, कोरोना से संक्रमित था, रिकवर हो गया, सही हो गया। तो सही कैसे हुआ? एक्चुअल में हमने उसके पहले बताया कि प्लाज्मा जो होती है वो प्लाज्मा हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु हमारे बॉडी पर जब हमला करता है तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है। जब वो एंटीबॉडीज बनाती है तो उस एंटीबॉडीज क्या करता है, वो उस बैक्टीरिया जीवाणु से लड़ने में सहायक होता है। और कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जब सही हुआ और एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो वो एंटीबॉडी जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति सही हुआ है उसके बॉडी से निकालकर उसके बॉडी में डालना, यही कहलाता है कोरोना आपका प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी पूरी तरीके से सही नहीं है, एक्चुअल में एक बचाव का केवल एक माध्यम है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब एक असाधारण स्थिति में ही केवल काम कर सकता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। अगर हम दुष्प्रभाव की बात करें तो जैसे दुष्प्रभाव में इन्फेक्शन का थोड़ा लफड़ा है, इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, जो हमारी रक्त वाहिकाएँ वो फट सकती है, ऐसे कुछ कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एडवांटेज के साथ इसके डिसएडवांटेज भी कुछ हैं। तो इसलिए आपको केवल प्लाज्मा थेरेपी में यहाँ पे देखिए, कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से कोरोना रोधी क्षमता विकसित करना, कोरोना से असंक्रमित व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से कोरोना रोधी क्षमता विकसित करना, या कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा को पूरी तरह से बदलना। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही है, देखिए प्लाज्मा थेरेपी के पहले व्यक्ति का कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। प्लाज्मा थेरेपी से पहले व्यक्ति का एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा एक्चुअल में एड्स की बीमारी की जांच करने हेतु किया जाता है। एलिसा जो टेस्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे इसका पूरा नाम है। लेकिन इसका टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, जिसकी बॉडी में हमको डालना है, जिसकी बॉडी में प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से एंटीबॉडी को प्रवेश कराना है, उसका पहले टेस्ट किया जाता है कि उसके एंटीबॉडीज की स्थिति क्या है, तभी उसको डाला जाता है। तो ये टेस्ट पहले कराया जाता है प्लाज्मा थेरेपी में। तो ये आपको ध्यान रखना, एलिसा टेस्ट। हाँ, और ये भी याद रखिएगा कि ये सबसे पहले आपको एक्चुअल में किस लिए किया जाता था, अभी किया जाता है, तो वो एड्स की बीमारी का भी इससे इलाज होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। इनमें से किस जाने माने फिल्म अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, ऋषि कपूर, इरफान खान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कि हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा भी। तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चन भी साथ में लिए हैं कि वो क्वेश्चन जो बन सकता है इस क्राइटेरिया से, वो क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया। उनकी अभिनीत फिल्म पहली कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है, सलाम बॉम्बे। ध्यान रखिएगा, ये इनकी पहली फिल्म थी, लेकिन इनकी अंतिम जो फिल्म थी वो अंग्रेजी मीडियम थी। ठीक है, पहली फिल्म अगर पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सलाम बॉम्बे। और लास्ट जो इसकी इनकी थी मूवी, वो थी आपकी अंग्रेजी मीडियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इरफान खान के संदर्भ इनमें से कौन सा कथन सही है? लिखा है, पान सिंह तोमर के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है कि 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये भी सही है। तीसरा है कि हाल ही में इरफान खान की मृत्यु जो हुई थी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं कि वो आपके पेपर में किसी तरीके से अगर पूछा जाए तो वो आप क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि हाल ही में इरफान खान की मृत्यु हो गई या उनका निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किस वर्ष किया गया था? तो इससे आप क्या कर सकते हैं? 2011 बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन अगर पूछे कि किस फिल्म के लिए इरफान खान को
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से, तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पान सिंह तोमर। तो ये क्वेश्चन कुछ इसमें डाले गए हैं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये भी बन सकता है कि हाल ही में इरफान खान की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी, तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण हुई थी। तो ऐसे भी प्रश्न पेपर में आ सकते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और निर्माता ऋषि कपूर का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1974 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया था? ध्यान रखिएगा, इसमें उन्होंने एक बच्चे का रोल किया था, वो है आपका मेरा नाम जोकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरा नाम जोकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की अभिनीत पहली फिल्म है, तो पहली फिल्म भी आपको याद रखना है, तो उनका पहली फिल्म भी यही थी, मेरा नाम जोकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात किया। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हमने लगभग 25 प्रश्न आपको करा दिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अभी मैंने बताया कि कुछ बच्चों का ये कहना था कि इसका क्वेश्चन पेपर मिल जाता तो सर बहुत बढ़िया होता, और मैंने इस पर काम भी किया, और कोशिश यही होगी कि आपको अब जो भी लेक्चर ख़त्म होता है मंथ का, उसके बाद आपको PDF लास्ट में मैं आपको दे दूँगा। अगर आपको पहले चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम पहले भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके विचार या हम सुझाव आपके लेंगे, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हमारे पास PDF पहले हो फिर हम बाद में पढ़ें। तो देखिए वो आपके सामने रहेगा, तो उसको आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कोशिश यही करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, लाभान्वित हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।